नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। 52 साल के इतिहास में पहली बार क्रिकेट विश्व कप का जीता खिताब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जीत पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सहरसा और कटिहार में जनसभा। अमित शाह की 3 जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे जनसभाएं। जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रेलर और बस की टक्कर में 15 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में जोरदार भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। ईरान से पाकिस्तान तक महसूस किए गए झटके, नुकसान की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री देश में अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना कोष का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का आयोजन 5 नवंबर तक किया जाएगा। इस सम्मेलन में शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत और सरकार के 3000 से ज्यादा प्रतिभागियों के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक, नवप्रवर्तक और नीति निर्माता भी शामिल होंगे। विचार विमर्श 11 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जिनमें उन्नत सामग्री और विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव विनिर्माण, समुद्री अर्थव्यवस्था, डिजिटल संचार, इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण, उभरती कृषि प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकियां, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 में प्रमुख वैज्ञानिकों के व्याख्यान, पैनल चर्चाएं, प्रस्तुतियां और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शामिल होंगे, जो भारत और के विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और युवा नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। और अब खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब प्रचार का माहौल चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सहरसा के पटेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कटिहार के दियार गांव स्थित हथिया के लेलहा चौक में निर्धारित सभा स्थल पर रैली करेंगे और भाजपा प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में मेगा रोड शो किया था। साथ ही आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित भी किया था। पीएम ने कांग्रेस आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद पर जोरदार हमले किए। आरा और नवादा की जनसभाओं में पीएम ने बिहार की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आरा की जनसभा में पीएम ने एनडीए का विकसित बिहार का संकल्प सामने रखा। हमारा संकल्प है बिहार का युवा
बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। पीएम ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगलराज को लेकर कांग्रेस राजद पर जमकर प्रहार किया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। पीएम ने कांग्रेस और राजद की अंदरूनी लड़ाई का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस सीएम पद पर राजद नेता का नाम तय करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। नवादा की जनसभा में पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार माओवादी, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसे देखकर अर्बन नक्सलों की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस राजद के झगड़े का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। पीएम की जनसभाओं में उमड़ा जनसमूह जोश से भरा नजर आया। पीएम ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह की पहली रैली चंदौली के जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय मैदान में होगी। वहीं दूसरी रैली सीतामढ़ी जिले के रीगा के फुटबॉल मैदान में होगी, जबकि तीसरी जनसभा मधुबनी जिले के खोटौना के सार्वजनिक दुर्गा पूजा मैदान में होगी। समर्थन में वोट मांगे जाएंगे और अमित शाह लगातार, आपको बता दें, चुनावी जनसभा कर रहे हैं और राजद और कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज वैशाली के राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राजापाकर में वह कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी दास के समर्थन में जनता से मतदान करने का आग्रह करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले मधेपुरा के सोनबरसा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सरिता पासवान के समर्थन में जनसभा करेंगी। इसके बाद वे समस्तीपुर जिले की रोसड़ा में विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बृजकिशोर रवि के समर्थन में रोड शो करेंगी। कांग्रेस नेता का लखीसराय में पार्टी प्रत्याशी अमरेश कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में रविवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। ये दर्दनाक हादसा फलौदी के मतोड़ा क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक पर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मृतकों में 10 महिलाएं, 1 बच्ची, 3 बच्चे और 1 बस ड्राइवर शामिल है। इनमें से सभी मृतक जोधपुर के
सूरसागर निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। हादसे के बाद घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के एसडीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल के अधिकारी के मुताबिक 2 घायलों की स्थिति फिलहाल ठीक है। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत ही खराब दुर्घटना हुई है फलोदी गांव के मतोड़ा गांव के पास में, जो कोलायत से दर्शन करके महिलाओं की एक टेम्पो ट्रैवलर जोधपुर आ रही थी, जिसमें सूरसागर के हमारे नैनचीबा कटुकड़ी की विशेष तौर पर इसमें ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थे, और जिसमें 21 में से करीब 15 से 18 ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है और 2 महिलाएं घायल है जो एमडीएम में है। हम प्रशासन से यही कहते हैं कि इनका जल्द से जल्द इनका पोस्टमार्टम करके इनका जो भी इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है वो करें। और इस दुख की घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है। ऐसी दुर्घटना होना बहुत ही दुखदायक है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वे देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगे और नैनीताल के राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। कल राष्ट्रपति केचुई धाम स्थित नीम करौली बाबा आश्रम जाएंगे। बाद में वे नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज और कल केरल की यात्रा पर रहेंगे। ये उनके पदभार संभालने के बाद राज्य की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम स्थित फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीपी राधाकृष्णन कोल्लम में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉयर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला टीम ने पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने में सफलता पाई। टीम इंडिया की जीत में शेफाली वर्मा ने अहम रोल निभाया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जो महिला क्रिकेट में आज तक किसी कप्तान ने नहीं किया था। भारत से मिले 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा वुल्वाडोर्ट ने शतक के बावजूद फाइनल मुकाबला हार गई। अफ्रीकी टीम ने 45 ओवर और 3 गेंद में 246 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा ने सबसे अधिक 101 रन बनाए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद का शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी। एक संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी सदस्यों को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने पहली बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। वे अच्छा खेल रही हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है। यह निर्णायक क्षण महिला क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत को गौरवान्वित करने के लिए मैं लड़कियों की प्रशंसा करती हूं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश के लिए गौरव का क्षण है।
जब हमारे क्रिकेटरों ने हरमनप्रीत कौर के प्रेरणादायक नेतृत्व में अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के बल्ले और गेंद दोनों में से शानदार प्रदर्शन ने भारत को ये यादगार जीत दिलाई। हमारी महिला टीम की दृढ़ता, कौशल और अदम्य जज्बे ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और देश को अपार गौरव दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। पूरे टूर्नामेंट में टीम ने उत्कृष्ट टीम भावना और दृढ़ता का परिचय दिया। हमारे खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। भारत की बेटियों की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। पुणे, रोहतक, छतरपुर, वडोदरा, रायपुर, दार्जिलिंग से लेकर दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तक फैंस ने सड़कों पर उतरकर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। फैंस ने तिरंगा लहराया, ड्रम बजाए और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। Very emotional moment for me because we are ruled in the world. We are the king of the world cricket. We are the बादशाह of the world cricket. खुशी का माहौल है। हमारी महिला टीम ने आज वो कर दिखाया है कि वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया है। नारी शक्ति हम लोग बोलते हैं, आज वो सचमुच में अपना शक्ति दिखाई है और सारे लोगों को लगेगा कि हाँ, अब हमारे जो देश की जो नारी है वो हर चीज में सक्षम है। सो फाइनली इंडिया जीत गई है एंड हमने सबको दिखा दिया कि हम लोग के जो बॉयज़ है वो टफ नहीं, हम लोग की वुमेन्स भी उतनी टफ है। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस एंड स्पेशली द टीम। आई फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। लड़कियां किसी से कम नहीं है। दिल से खुश हूँ, बहुत मजा आया। आप देख ही रहे हो सेलिब्रेशन अभी तो स्टार्ट हुआ है। आज पूरी रात सेलिब्रेट करेंगे इस वुमेन्स को। दिल से चक दे इंडिया। भारत की बेटियों को सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप जो है वो भारत की झोली में डालने का काम किया। वो महिला वर्ल्ड कप जो है बहुत खुश। मैं पिछला वर्ल्ड कप भी फॉलो कर रहा था, बहुत हताश हुए थे। मजा आ गया, मजा। 3 लॉसेस के बाद जो कमबैक करे, अमेजिंग। बस वही, हमारी जोबिया किसी कम नहीं है। भारतवासियों को सबको इंडिया के चैंपियन होने की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और ये तो हमेशा से हम सोचते थे कि इंडिया एक बार वर्ल्ड चैंपियन हो और लेडीज क्रिकेट में हो, तो वो हुआ। आज तो बहुत खुश है हम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम दिल से। रीचा के लिए दुआ था कि रीचा आज अच्छा खेलेगी। हर मैच में रीचा अच्छा खेली, आज भी अच्छा खेली। और रीचा मतलब फेवरेट था पहले से, अभी तो और फेवरेट हो गई। दीप्ति शर्मा का इनिंग्स लाजवाब था। वो बहुत खुशी हुआ। इंडिया का वो लड़की जिंदाबाद। सिलवड़ी से इतना अच्छा प्लेयर, इतना अच्छा मार्क्स किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया जीते और भी बहुत अच्छा लग रहा है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के परिजनों ने खुशी जाहिर की। दीप्ति शर्मा के दादा दादी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस जीत से पूरे देश को गर्व और खुशी है।
दीप्ति ने पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी। पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो, सभी को बधाई हो, सभी को बधाई हो। अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, पूरे देश में खुशियों का माहौल होगा और दीप्ति आएगी तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी कल जीत दर्ज की। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। 187 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम वे वॉशिंगटन सुंदर की शानदार पारी की बदौलत 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वॉशिंगटन सुंदर 49 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं जितेश शर्मा ने नाबाद 22 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 29, सूर्य कुमार यादव ने 25 और अभिषेक शर्मा ने 25 रन का योगदान दिया। भारत की इस जीत के बाद 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में कल देर रात शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 दर्ज की गई। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तरी अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके ईरान से लेकर पाकिस्तान तक महसूस किए गए। भूकंप से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने LVM-3M5 रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को देश की जमीन से लॉन्च किया है। CMS-03 का मकसद भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सेवाएं देना है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इतिहास रचा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रविवार शाम करीब 5:26 अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण किया। यह सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 4410 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट को सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5 से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसे विशाल पेलोड से ले जाने की क्षमता के कारण बाहुबली उपनाम दिया गया। I am happy to announce that LVM-3M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. The satellite weighing 4,410 kg। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र हमें निरंतर गौरवान्वित करता है। भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बदौलत हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र उत्कृष्टता और नवाचार का पर्याय बन गया है। उनकी सफलताओं ने राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाया है और अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है। इसरो ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य बहुबैंड संचार उपग्रह CMS-03 भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए खास तौर पर बनाए गए स्वदेशी लेटेस्ट कंपोनेंट के साथ नेवी की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की जानकारी रखने की कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। इस उपलब्धि का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे नौसेना की समुद्री डोमेन जागरूकता और रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। इससे दूरस्थ समुद्री सीमाओं पर भी रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन संभव होगा। यही नहीं, नौसेना की निगरानी और समन्वय को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए यह उपग्रह डिजिटल नौसेना की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त पहल है।
GSAT 7R परियोजना भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों की भावनाओं को साकार करती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह न केवल तकनीकी दृष्टि से देश की क्षमताओं का प्रतीक है, बल्कि भारतीय नौसेना के रणनीतिक संचार नेटवर्क को वैश्विक मानकों तक पहुंचाएगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा में नई दिशा व प्रगति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।